नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पहली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। गौतम अडानी से जुड़ी हुई भारत के 334 अरबपतियों की रिच लिस्ट जारी कर दी गई है। रिच लिस्ट जारी की गई है और जिसमें गौतम अडानी टॉप पर पहुंच गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यूपी से होगी, जहां बीजेपी यूपी में अब 5 लाख मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना के लिए माफी मांगने के संकोच में नहीं। चौथी बड़ी खबर रेल सफर से जुड़ी है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गणेश चतुर्थी के मौके पर 342 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दिखाई है, जहां सियासत गरमाई है। वजह है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है, जासूसी का आरोप लगाया है। और यही खबरें आपको बताएंगे, जहां 5 बड़ी खबर आपको 2 बजे की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली खबर से शुरुआत होगी, जहां गौतम अडानी देश के सबसे रिच व्यक्ति बन गए हैं और इसको लेकर लिस्ट में उनका पहले नंबर पर नाम आया है। और चलिए विस्तार से खबरों की ओर करते हैं, जहां भारत के 334 अरबपतियों की रिच लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें गौतम अडानी टॉप पर पहुंच गए हैं। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं, यानी दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, लेकिन पहले नंबर पर गौतम अडानी का दबदबा हो गया है। पहली बार हुरन रिचल लिस्ट 2024 में 300 से ज्यादा भारतीय अरबपति शामिल किए गए और ये 13 साल पहले जारी हुई लिस्ट 4 से 6 गुना ज्यादा है। हुरून रिच लिस्ट 2024 में बड़ी उछाल देखने को मिली है और इस लिस्ट में अब 1500 से ज्यादा व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। और ये 7 साल पहले की तुलना में 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि हुरून इंडिया ने कुल 1539 अति धनवान व्यक्तियों की पहचान की है, जो पिछले साल की तुलना में 220 की उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। और गौतम अडानी और उनके परिवार ने 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, सबसे ऊंचे पायदान पर है, जिसके पास 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में 95% की उछाल आई है और इस तगड़ी उछाल के कारण वे इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। हुरून रिच लिस्ट 2024 में 1500 से ज्यादा व्यक्ति पहली बार शामिल हुए हैं, जो पिछले 5 सालों में 86% की बढ़ोतरी है। और इन लोगों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं पहली बार इस लिस्ट में 334 अरबपति शामिल हुए हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। कुल मिलाकर इस 1500 से ज्यादा लोगों की सूची में 334 अरबपति शामिल है, जिसमें पहले नंबर पर गौतम अडानी है। और कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा जो और भी अन्य लोगों को शामिल किया गया है, इनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ है। लेकिन 334 अरबपतियों में गौतम अडानी पहले नंबर पर पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, जिनकी संपत्ति है, तो गौतम अडानी की संपत्ति 11.6 लाख करोड़ पहुंच गई है, जो कि 95% के उछाल के साथ बड़ी छलांग उन्होंने लगाई। तो पिछले 5 सालों में 86% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं पहली बार इस लिस्ट में 334 अरबपति शामिल किए गए हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। और साथ ही गौतम अडानी, जो कि पहले नंबर पर आए, देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और 11.6 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ सबसे टॉप पर पहुंच गए हैं। उनके बाद मुकेश अंबानी हैं, जिनकी संपत्ति दूसरे स्थान पर पाई गई है। और यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां साल भर में लगातार बढ़ोतरी इस लिस्ट में देखने को मिली है और 334 अरबपति पहली बार शामिल किए गए। तो यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां गौतम अडानी देश के एक बार फिर सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी का नाम सामने आया है। 334 अरबपतियों को इसमें शामिल किया गया और कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ है। और साथ ही गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर देखने को मिला है। बता दें कि हुरून रिच लिस्ट 2024 में 1500 से ज्यादा व्यक्ति पहली बार शामिल हुए हैं, जो पिछले 5 सालों में 86% की बढ़ोतरी है। इन लोगों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा है और पहली बार इस लिस्ट में 334 अरबपति शामिल किए गए, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, रिच लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में जो गौतम अडानी हैं सबसे ऊपर पहुंचे हैं और देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं?
प्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई यात्रा के दौरान पे ग्लोबल फिटनेस फेस्ट जो 2024 के एक विशेष सत्र की संबोधित किया है और उसमें जीएचएफ का आयोजन संयुक्त रूप से पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल फॉरेन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिटनेस कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। इसमें आज गौतम अंबानी का जो नाम है वो सामने आया है। लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों का संबोधन किया है। चर्चा में फिटनेस और प्रशिक्षण सर्वोत्तम नावों भी प्रदर्शन किया है। जीएफएफ का 2024 उद्योग अंतर्दृष्टि के और अंतर्दृष्टि वाले विचारों को 30 से अधिक रिपोर्ट श्वेत पत्रिका शामिल किया है और उसमें गौतम अडानी का जो नाम है वो हिट लिस्ट में है। सबसे अमीर जो है वो गौतम अडानी नजर आए हैं। निश्चित तौर पर गौतम अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी साझा करने के लिए। और बीजेपी यूपी में अब 5 लाख मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को दिया गया है। आपने सही सुना, भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम सदस्यों को बढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को गांधी भवन सभागार में इसका प्लान तैयार किया है और इस मौके पर 5000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ने के अभियान में लगा दिया गया है। ये कार्यकर्ता टीम बनाकर मंडल से लेकर जिले तक सदस्यता अभियान चलाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा की इस कार्यशाला का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली ने बताया कि पार्टी 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के साथ मौलाना, इंजीनियर, मुस्लिम लाभार्थियों को भी अपने साथ जोड़ने जा रही है। इस अभियान में इन पर खास फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी आगे बढ़कर मदद की है और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को घर घर तक जाना है। इस अभियान में पार्टी हर बूथ तक सदस्य बनाएगी। तो यूपी बीजेपी की मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश है और 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभियान लगातार चला रही है, सदस्यों को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य बात निकलकर सामने आई है 5 लाख मुस्लिम सदस्यों को जोड़ा जाएगा। क्या कुछ बीजेपी का प्लान यहां से नजर आ रहा है? की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। ये साफ तौर पर देखा गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें आई हैं तो विपक्ष की सीटें कहीं ना कहीं ज्यादा आई हैं, उत्तर प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में कम पहुंची हैं, जिसके चलते साफ जाहिर हो रहा है कि अब तक के समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए अब अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसको लेकर कल राजधानी लखनऊ में गांधी भवन में कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें विशेष पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने साफ तौर पे ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता हैं मोर्चे के, वो कम से कम एक कार्यकर्ता 100 मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे उपचुनाव में और आने वाले 2027 चुनाव में मुस्लिम समाज ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सके। जी बिल्कुल समीर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर रिस्पॉन्ड कैसा है, क्योंकि लगातार कहा जाता रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए की पार्टी है, यानी इसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। अब बीजेपी अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो जमीन पर क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास जो ये नारा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सभी आ जाते हैं। देश के जितने भी नागरिक, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या हिंदू समाज के, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये सभी आते। तो जिस तरीके से विपक्ष ने भ्रम जाल फैला रखा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए नुकसान करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम जाल है उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अल्पसंख्यक मोर्चे ने जिम्मेदारी ली है। तो मुस्लिम समाज को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी से जोड़ने का काम अब अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा, जिसका उदाहरण आपको 10 जो उपचुनाव होने वाला विधानसभा में 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाला है उस पर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय कर ली है और अब आगे तस्वीर क्या नजर आएगी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया समीर आपको जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात तीसरी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना को लेकर आलोचनाओं से घिरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो वे महान पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूजनीय शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। अपने इस बयान से सीएम शिंदे ने राज्य में जनता की नाराजगी को खत्म करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। और इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधु दुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। चेतन को आज सिंधु दुर्ग लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया है। चेतन ने पहले दावा किया था कि वे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे और ऐसे में अब लगातार एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी उसने मामले ने तूल पकड़ा। विपक्ष ने मुद्दे को भुनाया, सरकार पर कई आरोप लगाए और अब शिवाजी को राजनीति से दूर रखना जाना चाहिए, शिंदे ने कहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला सामने आया, विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को भुनाया है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो जैसी भी स्थिति बनती है माफी मांगेंगे, लेकिन विपक्ष के पास और भी मुद्दे हैं, वो राजनीति कर सकता है, इस मुद्दे को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, शिंदे कह रहे हैं। संदीप, मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने इस बात की माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि एक बार नहीं, मैं 100 बार उनके पैर गिरकर माफी मांगूंगा, उनके पैर छूऊंगा, क्योंकि ये भी हमारे आराध्य दैवत है। मगर विपक्ष को की जो कहना है कि आंदोलन और उसके ऊपर जो आलोचना की जा रही है वो किसी राजनीति में न लाया जाए। और दूसरा जो मुद्दा है वो उसकी राजनीति के, मगर महाराष्ट्र की जो हमारे छत्रपति महाराज है उनके नाम पर आप राजनीति मत करो, ऐसा मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। और दूसरी घटना यही है कि आज जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आए हैं और जो वाड़वन बंदर का जो निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी वही बात कही है कि आज मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है तो पंतप्रधान जी भी माफी मांगे, क्योंकि ये हमारे आराध्य दैवत है और उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। जी, निश्चित तौर पर देखिए, मामला लगातार तूल भी पकड़े हुए है। क्या कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर आगे देखने को मिलेगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपको जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गणेश चतुर्थी के मौके पर 342 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अगले महीने 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणपति उत्सव के मौके पर भारतीय रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। गणपति उत्सव के मौके पर मुंबई से बड़ी संख्या में लोग कोंकण जाते हैं, जिसके चलते अतिरिक्त ट्रेन सर्विस की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में 300 अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की गई थी, लेकिन अब रेलवे ने भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 342 करने का फैसला किया है। और बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर चलाई जाने वाली इन स्पेशल ट्रेनों का ऐलान मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से गोवा में मड़गांव तक चलने वाली नई बाई वीकली ट्रेनें सर्विस के लॉन्च के समय किया गया। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि हर साल 7 सितंबर से शुरू होने वाले 10 दिवसीय उत्सव के दौरान लाखों लोग मुंबई से कोंकण में अपने मूल स्थानों की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोंकण जाने के लिए 300 गणपति स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 342 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, कुछ ही समय बाकी है जब देश भर में गणपति बप्पा मोरिया गूंजेगा और गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भी दी है और 342 ट्रेनें अतिरिक्त चलाने की बात कही गई है। किस तरीके की सौगात है, किस तरह व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ सरकार का प्लान है? ऋषभ, देखिए, अब से कुछ समय बाद जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि गणपति बाप्पा मोरिया गूंजेगा और हम महाराष्ट्र से, मुंबई से वो तस्वीरें भी देखते हैं कि लोगों में इतना ज्यादा उत्साह होता है कि अपने आप में वो जो
तस्वीरें सामने आती है वो हर्षोल्लास से भरी होती है और मन को भी बड़ा शांति मिलती है वो तस्वीरें देखकर कि हमारे देश में ये जो त्योहार होते हैं इसको लेकर देखिए सरकार भी अक्सर देखते हैं हम कि सौगातें देती हुई आई है। अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री वो भी सौगातें देते आए और जिस तरीके से अब देखिए जो भी उत्सव शुरू होगा 7 दिसंबर से तो 10 दिन तक ये उत्सव चलेगा और उसके मद्देनजर ही रेल मंत्री ने ये ऐलान किया है कि 342 जो है उन ट्रेन की मांग की गई 300 कुछ की मांग की गई थी लेकिन हमने फिर भी ज्यादा जो है वो ट्रेनें दी हैं 342 जो ट्रेन हैं उनकी सौगात दे दी है। साथ ही वैष्णव की तरफ से ये बात भी कही गई है ऋषभ की त्योहारों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है इसलिए हम ये चाहते हैं कि मुंबई से जो लोग गोवा के जो कोंकण है वहां पर पहुंचते हैं अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं तो उनको कोई भी असुविधा ना सहनी पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ट्रेनें जो है वो टाइम पर पहुंचे। क्लीनिंग को लेकर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ट्रेन बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे भी मुंबई वासियों के लिए काम कर रहे हैं और जो 12 परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है कि उनसे और ज्यादा मुंबई वासियों को राहत मिलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश करेंगे जिससे अच्छी फैसिलिटीज लोगों को मिल सके और त्योहारों पर खासकर कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि एक ये गणेश उत्सव ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो टिकट्स पहले से ही फुल जाती है जिससे जो यात्री है ऋषभ उनको भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब जब ऐलान कर दिया गया है तो देखिए सहूलियत जरूर होगी और इस बार और जोर शोर से जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए जोर शोर से उत्सव मनाया जाएगा और हम देखते हैं कि लगातार हर साल भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं गणेश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अगर सरकार ने 300 की मांग के बाद 342 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है तो ये माना जाए सरकार को अनुमान है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं खासकर कोंकण पहुंचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं वहां पर लोग। जी बिल्कुल ऋषभ देखिए अगर हम पिछली बार की भी बात करें तब भी रिकॉर्ड टूट गया था। जितने लोग ट्रेन के अंदर थे हम अक्सर देखते हैं कि ट्रेन के ऊपर भी उतने ही लोग नजर आते हैं। बसेस जो होती है वो फुल हो जाती है तो इस बार जो है वो एक स्ट्रैटेजी पहले से ही बनाई गई और पिछली बार के हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और इसीलिए 342 जो ट्रेन है उनका ऐलान किया गया है क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे भक्त है वो लगातार ट्विटर के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे कि ज्यादा ट्रेन चलती तो हमें सहूलियत हो जाती। तो हो सकता है कि पिछली बार से ही सबक लेके इस बार जो सरकार है और जो रेल मंत्री है उन्होंने ये ध्यान दिया हो कि ये जो त्योहार है ये अच्छे से जैसे मनाते आए हैं मुंबई वासी महाराष्ट्र वासी वैसे ही ये मनाया जाए तो और ज्यादा फैसिलिटी। और अब देखिए अब ट्विटर पे भी जो प्रतिक्रिया है वो भी आ गई है। लोग लगातार रिएक्शंस दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है अब हम आराम से जाकर अपने पैतृक गांव में ये जो त्योहार है अपने परिवार के साथ मना सकेंगे। निश्चित तौर पर देखिए हर वर्ष धूमधाम के साथ ये पर्व हम मनाते हैं और पूरा देश मनाता है। तो सरकार जो व्यवस्था कर रही है हम भी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया व्यवस्थाएं रहें और लोग सुगम तरीके से पूरी यात्रा कर सकें भगवान गणेश के दर्शन कर सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करेंगे आखिरी और पांचवी बड़ी खबर की ओर जहां हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उनका कहना है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, उनके घर के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ठाकुर ने कहा कि मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारियों को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। इससे पहले जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वे जानबूझकर शराब के ठेकों को बढ़ा रही है और बड़े ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर रही है। तो लगातार एक के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार पर सुक्खू सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार सियासी पारा गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों ने इसको और तूल दे दिया है और लगातार आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में जासूसी करने का आरोप सरकार पर पूर्व सीएम ने लगाया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से हमारे सहयोगी अनवर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनवर, हिमाचल की सियासत गर्मा गई है, ठंडा प्रदेश कहा जाता है लेकिन सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कई आरोप लगाए हैं, कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन अधिकारियों को सीमा नहीं लागनी चाहिए, जासूसी का आरोप लगाया, क्या कुछ वो कह रहे हैं अनवर? सर ये कल से विधानसभा में शराब घोटाले को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ, पहले जो दिल्ली में छिड़ा था वो हिमाचल सरकार के भी आ गए घोटाला। इसी के चलते जयराम के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके नजर रखी जा रही है ड्रोन के कैमरे के जरिए। और
जहां जहां जा रहे हैं उसके ऊपर नजर रखी। उन्होंने बोले ये कौन सी राजनीति है सर ये? बिल्कुल, देखिए लगातार ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, लेकिन वो जासूसी की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो अधिकारी हैं वो ये समझें कि सरकारें बदलती रहती हैं, अपनी सीमाएं ना लांघें, तो कहाँ वो इशारा कर रहे हैं अनवर? सर उन्होंने कहा कि आज तक ये कभी किसी भी सरकार पे ऊपर नहीं हुआ कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर नजर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ी बात है, वो कह रहे हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या प्रतिक्रियाएं उनके इस बयान के बाद देखने को मिलेंगी। फिलहाल अनवर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।